नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार विधानमंडल के विशेष सत्र के आखिरी दिन सदन में मर्यादा तार तार हुई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विवादित बयानों के साथ कई ऐसे बयान भी सदन में दिए जो निजी हमले थे। तेजस्वी यादव के निजी हमलों से सदन में काफी हंगामा हुआ और बिहार की सियासत भी इस पर काफी गर्म है। पहले तेजस्वी के बिगड़े बोल सुन लीजिए। मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में। आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, 2 लड़कों के बाद भी मेरी एक नेता प्रतिपक्ष आप आसन की ओर देख के बोले, आसन की ओर। एक मिनट, आसन की ओर, नेता प्रतिपक्ष आसन की ओर देख के बोले। हमारी एक छोटी बहन है, शांति बनाए रखें। हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं, हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया। मुद्दे की बात की, मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं, लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया? क्या बेटे का डर था? सदन में सीएम नीतीश पर तेजस्वी लगातार निजी हमले करते रहे। हत्या के पुराने मामले को लेकर भी तेजस्वी ने नीतीश पर हमला बोला। वीर मसला है, मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा चला, मुख्यमंत्री को जुर्माना देना पड़ा। क्या हमने गलत बोला है? ये तो फैक्ट है। तेजस्वी के लगातार निजी हमलों के बाद सीएम नीतीश कुमार को भी गुस्सा आया और सदन में उन्होंने तेजस्वी को करारा जवाब दे दिया। बात है तो आप जांच करवाइए और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये झूठ बोल रहा है। मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? लोकदल में विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। हम बर्दाश्त करते रहते, हम कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं एक्सप्लेन किया था? क्यों नहीं 17 में एक्सप्लेन किया था? आज चार्जशीटेड है, बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप शांति से सुने, अभी वक्तव्य की मांग आपने कर रहे थे। अरे क्या बोल रहा है? हम किसको जानते हैं? और विधानमंडल सत्र के आखिरी दिन आरजेडी नेताओं की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी से सदन की मर्यादा तार तार हो गई। तेजस्वी की विवादित टिप्पणी की एनडीए नेताओं ने निंदा की तो महागठबंधन के नेता तेजस्वी के पक्ष में खड़े दिखे। अरे आप लोग देखिए, अरे वे लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो सुन लीजिए। ये ओछी भाषा है 29 साल के उस नेता की जो बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है, लेकिन सदन में मौजूद सत्ता पक्ष के विधायकों को चोर बेईमान कहता है। अरे आप लोग देखिए, अरे वे लोग हैं, बेईमान है, चोर है, सब बेईमान है, सुन नहीं सकते, पोल फूट रहा है तो सुना आपने, यही है लालू के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव के संस्कार जो सत्र के 5वें दिन सामने आ गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी को विपक्ष का पक्ष रखना था, लेकिन तेजस्वी निजी एजेंडों पर आ गए। तेजस्वी ने पहले विधानसभा चुनाव में हार का गुस्सा जाहिर किया। जो जनता ने जनादेश दिया और चुनाव आयोग ने जो अपना नतीजा सुनाया था, जिसमें बड़ी संख्या में जो बैलेट पेपर्स जो होते हैं उसको रद्द की गई। और फिर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पर निजी और विवादित टिप्पणी करने लगे। कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। हमने चुनाव में किसी पे निजी हमला नहीं किया। मुद्दे की बात की, मुख्यमंत्री जी बच्चे गिनते रहे, इनके तो एक बेटे हैं,
लेकिन लोग तो ये भी कह सकते कि भाई बेटी के दर्द से दूसरा संतान तो क्यों नहीं पैदा किया। तेजस्वी के विवादित बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई। सत्ता पक्ष के नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव को सदन के अंदर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। सदन के अंदर उनका बचकाना हरकत है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन को गंभीरता से लेना चाहिए था। अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, एग्जिट पोल के जरिए, टेलीविजन के जरिए जो प्रकाशित हुए कि ताजपोशी होने वाली है और आनंद फानन में ताजपोशी का ख्वाब देखने लगे, यही बेचैनी का कारण है। और कुछ भी उस सदन में बोल सकते हैं। एनडीए नेताओं ने नसीहत दी, लेकिन आरजेडी के लोगों को अच्छी नसीहत कहां भाती है। तेजस्वी ने सदन के अंदर विवादित बयान दिया तो सदन के बाहर आरजेडी के विधायक सुबोध राय ने कह दिया कि आगे भी ऐसी टिप्पणी होती रहेगी। अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी और होने वाला और व्यक्तिगत टिप्पणी होने के लिए बाकी है सदन में। विवादित बयान चाहे सत्ता पक्ष के नेता दें या विपक्ष के, लोकतंत्र के लिए शुभ शकुन नहीं माना जा सकता, वो भी तब जब मुख्यमंत्री का सपना देखने वाला कोई नेता ऐसी बात कर दे। समझा जा सकता है कि राजनीति का स्तर कितना गिरता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुशील मोदी बीजेपी से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। रामविलास पासवान के निधन से राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिसके लिए 14 दिसंबर को चुनाव होना है। इसी सीट के लिए बीजेपी ने सुशील मोदी को उम्मीदवार बनाया है। सुशील मोदी अब तक राज्य की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है। और सुशील मोदी अगर राज्यसभा का चुनाव जीत जाते हैं और उच्च सदन पहुंचते हैं तो वो चारों सदन पहुंचने वाले नेताओं की सूची में शामिल हो जाएंगे। सुशील मोदी 1990, 1995, 2000 में विधानसभा पहुंचे, पटना सेंट्रल यानी कि कुम्हरार विधानसभा से। 2004 में भागलपुर सीट से लोकसभा पहुंचे। 2005 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने और अब दिसंबर 2020 में राज्यसभा के सदस्य बनने की उम्मीद जताई जा रही है। और सुशील मोदी को राज्यसभा भेजे जाने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने ट्वीट किया है और लिखा है कि राज्यसभा उपचुनाव 2020 के लिए भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर सुशील मोदी जी को हार्दिक बधाई। आपका अनुभव और ज्ञान देश की प्रगति में सहायक साबित होगा। और वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ट्विटर पर लिखा है कि आगामी राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील मोदी जी का चयन किया गया है। श्री मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका अनुभव उच्च सदन और देश के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। सुशील मोदी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर अजय आलोक ने भी ट्वीट किया है। बहुत बहुत बधाई सुशील मोदी जी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पे। यह कदम नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर बिहार बनाने के इरादों की पुष्टि करता है। आप दोनों दिल्ली में और नीतीश कुमार जी बिहार में निश्चित तौर पर 5 वर्षों में विकसित बिहार बनाएंगे। और अब बात कोरोना पर वैक्सीन प्लान की। एक बात तो तय है कि कोरोना का खौफ तभी खत्म होगा जब वैक्सीन आएगी और वैक्सीन का टेस्ट अब आखिरी चरण में है। ऐसे में पीएम मोदी आज उन 3 जगहों के दौरे पर जाने वाले हैं जहां कोरोना से बचाने वाली वैक्सीन का काम चल रहा है। दिन शनिवार, तारीख 28 नवंबर 2020, वक्त दोपहर के 12:30 बजे। ये वक्त, दिन और तारीख इसलिए अहम है क्योंकि इस दौरान पीएम मोदी पुणे में रहने वाले हैं और उस वैक्सीन के बारे में जायजा लेने वाले हैं जिस पर पूरे देश की उम्मीद टिकी है। हम बात कर रहे हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट की, जहां पीएम मोदी जाएंगे, तकरीबन 1 घंटे तक रहेंगे।
इस दौरान प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन पर तमाम जानकारियां लेंगे। सीरम इंस्टीट्यूट में 1 घंटे रहने के बाद प्रधानमंत्री फिर से हेलीकॉप्टर से पूरे एयरपोर्ट जाएंगे और फिर वहां से हैदराबाद के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी हैदराबाद के भारत बायोटेक कंपनी भी जाएंगे और वहां कोरोना वैक्सीन पर हो रहे शोध की भी जानकारी लेंगे। भारत बायोटेक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और वो तकरीबन 1 घंटा यहाँ पर रुकेंगे। जो कंपनी के एमडी हैं कृष्णा एल्ला और इसके अलावा बाकी साइंटिस्ट से वो बातचीत करेंगे और कोवैक्सीन का जो प्रोग्रेस है वो देखेंगे कि शाम को 4 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और 5:10 पर यहाँ से रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी हैदराबाद और पुणे के दौरे से पहले शनिवार को ही अहमदाबाद भी जाएंगे। मतलब ये कि वैक्सीन के लिए पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत अहमदाबाद से ही होने जा रही है। यहाँ पीएम मोदी जायडस कैडिला के प्लांट का दौरा करेंगे। इस वक्त दुनिया भर के लोग कोविड-19 के वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। तमाम देशों में कोविड-19 के वैक्सीन का परीक्षण जारी है। भारत में भी कोरोना के टीके का परीक्षण आखिरी चरण में है। इसी बीच खबर ये भी है कि जल्द कई देशों के राजदूत पुणे में वैक्सीन प्रोग्राम का जायजा लेने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बढ़ते कोरोना के मामलों पर सरकार के आदेश के बाद शादी ब्याह का रंग फीका पड़ने लगा है। वहीं बैंड बाजे वालों में निराशा है। बुकिंग के बावजूद उन्हें बेरंग लौटाया जा रहा है। समस्तीपुर के रोसड़ा से एक बैंड पार्टी पटना पहुंची, लेकिन उन्हें लौटा दिया गया। अब वे सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी का इंतजाम किया जाए। कोरोना काल में सरकार के आदेश के बाद बैंड बाजे वाले के व्यवसाय पर ग्रहण लग गया है। अब शादी ब्याह में बैंड बाजा नहीं बजेगा। देख सकते हैं इस वक्त आप, ये बैंड बाजे वाले हैं जो कहीं ना कहीं शादी ब्याह में बुकिंग के बाद उस परिवार से मिलने गए थे, लेकिन इन्हें बेरंग वापस लौटा दिया गया। और हम सीधे आपको तस्वीर दिखा पा रहे हैं कि ये लोग जरूर गए थे बुकिंग के बाद, लेकिन शादी ब्याह से पहले ही इन्हें वापस कर दिया गया। देख सकते हैं सभी लोग अपने अपने यूनिफॉर्म में हैं, लेकिन वापस लौट रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? तो आज तैयार होकर गए थे। सर हम लोग तो तैयार होकर के गए, बताइए कलीकारी करने के लिए फुलवारी शरीफ में आए हैं। रोसड़ा हसनपुर घर हुआ हमारे, कलीकारी करने के लिए बाल बच्चे छोड़ कर के आए, पूरा परिवार। क्या तकलीफी है नहीं है। अब जब इसी पर रहते हैं, जब ये काम नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चे बीवी और कैसे बाल बच्चे रहेंगे। बुकिंग था आपका? बुकिंग था, वहाँ से फिर वापस आ रहे हैं। तो वहाँ पर जब ग्राहक के पास गए तो वहाँ ग्राहक बोले जो कि भाई सरकार की तरफ से आदेश है जो बैंड बाजा नहीं बजेगा, बगैर बैंड बाजा का ही शादी ब्याह होगा, इसलिए आप लोग लौट जाइए। अब बड़ा बताइए हम लोग क्या खाएंगे, बाल बच्चा क्या खाएगा। हम लोगों का सालों भर का कमाई चला गया। 10 महीना से लॉकडाउन है, पीछे का लगन मारा गया। बहुत बड़ा झटका लगा सर। हाँ, बिहार से आए हैं, बीबी बाल बच्चा छोड़ के क्या खाएगी, यही धंधा है और क्या करेगा। लगन तो होता रहेगा, लेकिन बैंड बाजा अब नहीं बजेगा। लेकिन अपना दर्द आप, हम चाहें कि अपने धुन के माध्यम से आप सरकार तक जरूर पहुंचाइए। जाहिर है अपने धुन के माध्यम से सरकार से गुहार कर रहे हैं कि 15 दिसंबर तक कम से कम इन लोगों को बख्शा जाए और 15 दिसंबर तक लगन में जो है छूट दिया जाए बैंड बाजा बजाने के लिए। जाहिर है कोरोना काल है, सरकार ने तो आदेश जारी किया है, लेकिन न्यूज़ 18 अपील कर रहा है कि इन लोगों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम जरूर किया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर का रुख करते हैं। नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर एक शख्स को गोली मार दी। फायरिंग में वो शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वारदात तो उस वक्त हुई जब वो शख्स अपने घर में रामायण का पाठ कर रहा था, तभी आधा दर्जन की संख्या में आए अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर उन्हें गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। परिजनों ने घायल को नारदीगंज पीएचसी में भर्ती कराया है, जहां से उसे नवादा और फिर विम्स पावापुरी रेफर कर दिया गया। आया गाड़ी रोक के 10 गोली फायरिंग किया,
अरे एक बैग चरातर गोली छोड़ना शुरू की। यही रामायण पढ़ रहे थे रूम में, हम ऊपर से आए सब्जी बना के, हमको भी झोटिया पर रखे, चूड़ी रीढ़ फूट गया, हम तो बेहोश हो गए बेटा। समस्तीपुर पुलिस ने ज्वेलरी शॉप लूटकांड का उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने न सिर्फ चोरों को गिरफ्तार किया है बल्कि लूट की ज्वेलरी को भी बरामद कर लिया है। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के देसरी गांव में सचिन ज्वेलर्स से 4 अपराधियों ने दिन दहाड़े सोना चांदी की लूटपाट की थी। गिरफ्तार अपराधियों के पास से भारी मात्रा में सोना चांदी और घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल भी बरामद किया गया। गिरफ्तार अपराधी में छोटू कुमार मास्टरमाइंड है, जो पूर्व में भी 3 बार जेल जा चुका है। संलिप्तता के बाद फिर मैं खुद और हमारी टीम जो है वहाँ थाने पे गई और उनसे कड़ाई से पूछताछ किया गया, तो उसने इस घटना में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी बताया और उनके निशानदेही पे जो सोना और चांदी के जेवरात लूटे गए थे उसको भी बरामद किया गया। कटिहार में आरजेडी के पूर्व विधायक नीरज यादव ने अपने भाई और पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र यादव पर मारपीट का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक नीरज यादव ने कहा कि पोटिया थाना क्षेत्र में उनके आवास के पास आकर महेंद्र नारायण यादव ने हार के बाद उन्हें ताना मारा, जिस पर उनके घर में मौजूद लोगों से कुछ बहस हो गई, जिसके बाद उनसे मारपीट की गई। पूर्व विधायक ने महेंद्र यादव पर अपने परिवार के लोगों के साथ भी गलत करने की कोशिश का आरोप लगाया। नीरज यादव ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का भी आरोप लगाया है। हमको गालियों की बौछार करने लगा, उसका बाप और पीछे से महेंद्र यादव की गाड़ी जो राज्य मंत्री पथ निर्माण ये भी था, इन्होंने कहा हमला करो इस पर। ललन यादव, चंदन यादव, गुड्डू यादव, इन सबों ने मेरे बेटी पर हमला किया, मेरे पत्नी पर हमला किया और उससे बलात्कार करने का प्रयास किया और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। और जब थाना अध्यक्ष और फोर्स लेकर तब तक पहुंचे, आज अभी तक अभियुक्तों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये गुरु नानक देव जी महाराज के 591वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना सिटी के श्री हरमंदिर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो तख्त परिसर से शुरू होकर नगर भ्रमण करती हुई वापस तख्त श्री हरमंदिर पहुंची। गाजे बाजे के साथ निकाली गई प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस बड़ी प्रभात फेरी में श्रद्धालु वाहे गुरु का मंगल पाठ करते नजर आए। बड़ी प्रभात फेरी के साथ ही आज से तख्त श्री हरमंदिर में 3 दिवसीय अखंड पाठ प्रारंभ हो गया है। कल गुरु का बाग गुरुद्वारे से श्रद्धालु भव्य नगर कीर्तन निकालेंगे। 30 नवंबर को तख्त श्री हरमंदिर के विशेष दीवान में गुरु नानक देव जी महाराज का 591वां प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे दिन कीर्तन दरबार चलता रहेगा। बाहर से गाजी जत्थे आए हैं, हजूर साहब से आए हैं, लखनऊ से आए हैं, कानपुर से आए हैं, सब आज पूरा दिन कीर्तन चलेगा। फिर कल के दिन गुरुद्वारा गुरु का बाद से पूरा प्रोग्राम होगा। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और रुक करते हैं एक बड़ी खबर की। सहरसा से बड़ी खबर है, जहां पर जूनियर इंजीनियर को मुक्त करा लिया गया है। 3 दिन बाद पुलिस ने मुकेश को मुक्त कराया है। 3 दिन पहले मुकेश कुमार भारती का अपहरण हुआ था और एक अपहरणकर्ता भी गिरफ्तार हुआ है। अपहरण के बाद 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी। अपहरण में शामिल अन्य लोगों की तलाश पुलिस अब भी कर रही है। तो सहरसा से बड़ी खबर, जहां पर जूनियर इंजीनियर जिसका अपहरण हुआ था और अपहरण के बाद इंजीनियर के पिता से 15 लाख की फिरौती मांगी गई थी, उसे पुलिस ने मुक्त करा लिया है। 21वीं सदी में भी चतरा के ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास का अंधेरा कायम है। यहां पत्तलगढ़ा प्रखंड के मेराल गांव में कथित चुड़ैल के आतंक से लोग परेशान हैं। हाल ये है कि शाम होते ही लोग अपने घरों में कैद हो जाते हैं, वहीं रात में भी गहरी नींद में नहीं सो पाते। ग्रामीणों के मुताबिक कुछ दिन पहले एक लड़की की गांव में मौत हो गई थी और उसी की आत्मा गांव में भटक रही है। इधर वीडियो ने लोगों से अंधविश्वास से बचने की अपील की है। वहीं न्यूज 18 भी आप लोगों से अपील करता है कि अंधविश्वास में नहीं
पड़ें, क्योंकि भूत प्रेत या चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती है। इतना डरे हुए हैं कि डर से गांव में नहीं निकलता, सबका शाम में खिड़की दरवाजा बंद हो जाता है, किसी तरह से परेशानी हो जाता है। इतना डर बना हुआ है कि मत पूछिए। 10-15 साल पहले एक लेडीज को मार के फेंक दिया गया था यहाँ, इसी कारण से जो चुड़ैल बन गया ऐसे अभी डराते रहता है। ये एक अंधविश्वास है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का ये चुड़ैल का साया का कोई बात नहीं। वो मेरा क्वारंटाइन सेंटर भी रहा है और वहाँ पे बहुत सारे जितने भी प्रवासी मजदूर आए थे वो वहाँ पे रहे। हम लोगों ने उन्हें वहाँ पे 14 दिन का क्वारंटाइन भी किया। कुछ ऐसा मामला तो कभी प्रकाश में नहीं आया और अभी बाद में आई भी है, तो वो एक अंधविश्वास है लोगों के बीच में जो वो बिल्कुल गलत है।